तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनलाइन टॉपिक को कि इनलाइन को कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपली इनलाइन फंक्शंस की, तो मैंने बताया था कि हम सिंपली जितने भी फंक्शंस बनाते हैं उनको क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि क्लास जो क्लास है हमारे पास में उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर भी वी कैन डिफाइन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास, और बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। प्लस मैंने कल की क्लास में ये बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम क्लास में जितने भी फंक्शंस क्रिएट करते हैं जिनको कि हम मेंबर मेथड्स कहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट इनलाइन कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उनमें ऐसा कोई भी लूप या फिर कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जहां पर बार बार रिपीटेशन हो। ठीक है, अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी फंक्शंस बनाएँ, वो सारे के सारे क्या हो विदाउट लूप। कुछ ऐसे फंक्शंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें लूप की ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में सारा का सारा कोड सिंपल हो, फंक्शंस के अंदर और बिना लूप के एग्ज़िस्ट करे। ठीक है? तो अब उस केस में अगर हम क्लास में कुछ ऐसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हमने सिंपली क्या यूज़ किया है, लूप्स यूज़ किए हैं, या फिर कोई रिपिटेशन का टास्क परफ़ॉर्म किया है। तो उस केस में जब हम ऐसे मेथड्स क्लास में क्रिएट करते हैं, मैं जो बोल रही हूँ प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसे मेथड्स को हम क्लास में क्रिएट करते हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर हमारे पास में हमने क्लास में कुछ ऐसे फंक्शंस क्रिएट किए जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लूप्स, ठीक है, या फिर कोई आइटरेशन वाले स्टेटमेंट्स, तो उस केस में जब आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपके पास में एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपने क्लास में कुछ ऐसे फंक्शंस क्रिएट किए हैं जो कि होने चाहिए थे इनलाइन, लेकिन वो इनलाइन नहीं है। मैंने समझाया था कि इनलाइन ऐसे फंक्शंस हम डिक्लेयर करते हैं, ऐसे फंक्शन जो कि सिंपली जहाँ पर हमने कोई भी स्पेसिफिकली लूप वगैरह या कोई रिपीटेशन वाला टास्क परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, तो अब इस वार्निंग का सोल्यूशन क्या है? तो वार्निंग के केस में तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करता ही है, लेकिन अगर हम बात करें एक और तरीके की कि वार्निंग हमारे प्रोग्राम में हमें डिस्प्ले ही ना हो, तो वो किस तरीके से होगा? तो आज हम समझते हैं उसी के रिगार्डिंग एक और कंसेप्ट। ठीक है, कल हमने देखा था इनलाइन फंक्शंस क्या होता है। ऑल द मेंबर्स फंक्शन ऑफ द क्लास आर कॉल्ड इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम कुछ ऐसे फंक्शंस क्रिएट करना चाहें जो कि सिंपली उनमें लूप भी हो लेकिन वो क्लास का पार्ट भी हो, तो अब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात क्या आएगी कि जब देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊंगी तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 142 की। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एल्बम नाम से अगेन एक क्लास क्रिएट की है जो कि कल वाले एग्जाम्पल को ही मैंने वापस से यूज किया है। मैंने यहाँ पे प्राइस, ठीक है, नेम और लैंग्वेज, ये 3 डेटा मेंबर्स डिफाइन किए। इसके अकॉर्डिंग मैंने इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स को यूज करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेटा मेंबर्स में कोई ना कोई वैल्यू होनी जरूरी है। या ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एल्बम क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। 2 कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हैं, एक नॉन पैरामीटराइज्ड और एक सिंपली पैरामीटराइज्ड। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ऐसे ही मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है। मैंने बताया था कि अगर हम इनलाइन फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं या सिंपली अगर हम क्लास में फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन होते हैं। तो अगर हम इनलाइन वर्ड यहाँ पे ऐड करें चाहे ना करें, बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन होगी। ठीक है, वार्निंग किस केस में आएगी कि मैंने यहाँ पे फंक्शंस जो है वो क्रिएट किया, लेकिन वहां पर मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शंस में जिनको कि क्लास का पार्ट बनाया है, मैंने वहां पर लूप यूज किया। उस केस में आपको कि फंक्शन कंटेनिंग, इस तरह से आपके पास में एक वार्निंग आएगी कि फंक्शन आपका इनलाइन होना चाहिए था लेकिन है नहीं, वो वार्निंग आएगी। लेकिन अभी इस केस में तो ऐसा कोई भी वार्निंग नहीं है। इस अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया मैं उतने की बात कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्प्ले के अलावा यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट नाम का फंक्शन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। ठीक है, ऐसे ही
अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेट नेम फंक्शन की, ठीक है, तो सेट नेम फंक्शन में मैंने सिंपली एक कैरेक्टर एरे को पास किया है, लेकिन दोनों फंक्शंस का मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। हमारा जो प्रोग्राम है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो हेडिंग है, यानी कि जो मैंने इसका कमेंट रखा है वो ये है कि हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शंस को आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर हम डिफाइन कर रहे हैं, प्लस हम नॉन इनलाइन जो तरीका है वो भी उसको समझने वाले हैं। कल तो हमने इनलाइन देखा, अभी नॉन इनलाइन क्या कंसेप्ट है वो भी देख लेते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में मैं अगर यहाँ पर सेट नेम और एक्सेप्ट फंक्शन की बात करूं तो मैंने दोनों को क्लास के बाहर डिफाइन किया है। तो देखिए एक्सेप्ट फंक्शन का कोड और सिंपली अगर मैं बात करूं सेट नेम, ये दोनों फंक्शंस क्लास के बाहर डिफाइन। इस फंक्शन को मैं अगर क्लास के अंदर डिफाइन करती तो मेरे पास में वार्निंग आती, ठीक है, लेकिन मैंने उस वार्निंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया, इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर दिया। अब इस केस में जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो कोई भी वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सेप्ट फंक्शन की, तो एक्सेप्ट फंक्शन हमारे पास में मैंने डिफाइन किया है क्लास के बाहर। तो मैंने आपको रूल और तरीका समझाया था कि अगर हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, प्लस वो फंक्शन क्लास का पार्ट भी होना चाहिए, तो उस केस में मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले क्लास का नेम, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फंक्शन का सिंटेक्स है, फंक्शन जो एग्जैक्टली था उसका नाम तो एक्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि हमें इसी क्लास का पार्ट बनाना है ताकि हम क्लास के जितने भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको यूज कर पाए इजीली, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन को क्लास का पार्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको मेंशन करना होगा, प्लस आपको क्लास का नेम भी मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्सेप्ट फंक्शन कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, प्लस यहाँ पर हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेंशन करना होगा। कब, अगर हम फंक्शंस क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, प्लस अगर हम चाहते हैं कि वो फंक्शन क्लास का पार्ट भी हो, ठीक है। तो अब क्योंकि एक्सेप्ट फंक्शन क्लास का पार्ट है तो हमें पता है कि क्लास के अंदर या क्लास के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को बिना किसी डॉट के यूज कर सकते हैं, बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, नेम, लैंग्वेज और प्राइस तीनों मेंबर्स में वन बाय वन करके इनपुट लिया है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेट नेम की, तो ये फंक्शन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। एक्सेप्ट फंक्शन का तो रोल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो डेटा मेंबर्स है उसमें इनपुट लेने का काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेट नेम फंक्शन की बात करें तो सेट नेम फंक्शन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर जो भी जो भी सिंपली एल्बम का नेम है वो अगर क्या करना चाहूँ, अगर स्पेसिफाई करना चाहूँ, ठीक है, तो एक तरीका तो है कि हम कंस्ट्रक्टर में वो नेम पास करें। इसके अलावा अगर हम नेम डेटा मेंबर को इंडिविजुअल एक्सेस करना चाहें, ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि वो तो क्लास के पब्लिक सॉरी प्राइवेट मेंबर डिक्लेरेशन सेक्शन में है, तो उसको यूज करने के लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो सेट नेम क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर सेट नेम एक तरह से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि सेट और गेट मेथड्स होते हैं हमारे पास में। तो सेट मेथड है हमारे पास में म्यूटेटर मेथड, म्यूटेटर जो कि वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस केस में नेम जो है वो सिंपली मैं पास करूंगी तो वो यहाँ पर आके असाइन हो जाएगा, और मैंने क्या किया है, लूप चलाकर कब तक, नल तक, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, यानी कि जब मैं कॉल करूंगी तब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शंस को मैंने जो यहाँ पर अभी क्लास में मैंने जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए हैं, ठीक है, उनको मुझे यूज करना है। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट तो हमें डेफिनेटली क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एल्बम क्लास का A1 और A2 ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। A1 के केस में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस केस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैंने यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास की हैं, इनका सीक्वेंस वही होगा जो मैंने कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन के टाइम मेंशन किया है। ये देखें, पहले प्राइस मेंशन किया है, देन नेम,
देन लैंग्वेज। तो यही कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस होना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तब। इसके बाद A1 ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करवाया, एक्सेप्ट करवाया, उसके मेंबर्स में वैल्यू को इनपुट करवाया है। तो इस केस में एल्बम का नेम, एल्बम की लैंग्वेज, लेट्स से कि ये कुछ एल्बम का नेम मैंने लिया, ठीक है, ये एल्बम की लैंग्वेज मैंने इनपुट में लिया, और ऐसे ही एल्बम का प्राइस मैंने यहाँ पे इनपुट में यूजर से ले लिया। ठीक है, और इतना करने के बाद अगर मैं वापस से मेन मेथड की बात करूं, देन मैंने क्या किया है, वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया है। कौन से वैल्यूज को? A1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैसेज आएगा डिटेल्स ऑफ A1 ऑब्जेक्ट, और A1 जो सिंपली ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर कॉल, तो आर्ग्यूमेंट जो आप जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहे हैं उसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट में पास करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली A1 ऑब्जेक्ट की डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर हम आगे प्रोसीड करें, तो देखिए अब मैंने क्या किया है, सिंपली A1 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उनके डेटा मेंबर्स में क्या वैल्यू थी? बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज थी, इनका तो कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया था, A1 ऑब्जेक्ट में इनपुट ले लिया था। क्या इनपुट लिया? नेम मैंने यहाँ पे रखा था ओ माय गॉड, ये मूवी का नेम मैंने मेंशन किया, एल्बम का नेम, और हिंदी लैंग्वेज और प्राइस मैंने 500 मेंशन किया। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग डिटेल भी डिस्प्ले करवा दी। अब एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे A1 ऑब्जेक्ट के साथ सेट नेम फंक्शन कॉल किया। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं भी है या क्लास के बाहर आपने डिफाइन किया है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हमने यही मेथड यूज किया है। मैंने यहाँ पे इसका नेम जो है मूवी का वो चेंज करके इल्यूजन यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हम एक सिंपली ये एक हमारे पास में स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या किया, सेट नेम फंक्शन में सिंपली यहाँ पर nm में असाइन हो जाएगा हमारे पास में इल्यूजन वर्ड, और वो इल्यूजन वर्ड मैंने क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उसके नेम में मैंने वन बाय वन करके, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके इल्यूजन वर्ड के हर एक लेटर को कॉपी कर दिया। ठीक है, तो A1 ऑब्जेक्ट में पहले नाम जो भी था वो हटके अब सिंपल क्या हो गया, इल्यूजन। ठीक है, और एट द एंड मैंने यहाँ पे नल कैरेक्टर भी प्लेस कर दिया। ये सारा कुछ काम आप ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं किया कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे कैसे कॉपी होगा। ठीक है, बस मैंने ये किया है कि जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करते हैं वर्ड्स लेटर्स को, तो सिंपली जो हमारे पास में लास्ट में स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, उसमें हमें नल कैरेक्टर क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने टर्मिनेशन पॉइंट के तौर पर नल कैरेक्टर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर A1 एल्बम का, A1 जो ऑब्जेक्ट है उसके एल्बम का नेम यहाँ पर इल्यूजन चेंज हो चुका है, और अब अगर मैं डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिटेल्स जो है वो हमारे पास में इल्यूजन यहाँ पर नेम आ जाएगा। ठीक है, और इस अकॉर्डिंग ये डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, एल्बम का नेम हमने चेंज किया सिर्फ और सिर्फ, एल्बम की लैंग्वेज वही है और प्राइस वही है, बाकी सिर्फ नेम चेंज हुआ है। और सेम मैंने यहाँ पर A2 ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो A2 ऑब्जेक्ट में जो भी ये सिंपली वैल्यू मैंने ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर पास की थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया। अब इस प्रोग्राम का जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि जब हम क्लास के बाहर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, तो ये फंक्शंस क्या कहलाएंगे, ये फंक्शंस कहलाएंगे नॉन इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो इनलाइन फंक्शंस, और क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं तो वो फंक्शंस कहलाएंगे नॉन इनलाइन फंक्शन। ये फंक्शन दोनों क्लास का पार्ट भी है, प्लस इनको हम नॉन इनलाइन फंक्शंस भी कहेंगे। ठीक है,
कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। और इनलाइन फंक्शन होते तो सिंपली मैंने बताया था कोड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जबकि नॉन इनलाइन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। हमने पहले भी स्टार्टिंग में देखा था इनलाइन फंक्शंस किस तरीके से मैक्रो की तरह काम करते हैं। तो यहाँ तक बात होगी नॉन इनलाइन फंक्शन की। इनलाइन और नॉन इनलाइन बोथ आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो है कि अगर हम फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो इनलाइन की तरह ही ट्रीट हो, ठीक है, तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा। अगेन मैं अगर सेम एग्जांपल की बात करूं तो मैंने एल्बम वापस से क्लास को डिफाइन किया है, यहाँ पर वही डेटा मेंबर्स है, ठीक है। मैं क्या समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ इस एग्जाम्पल में कि हमने क्लास के बाहर भी फंक्शन को डिफाइन किया है, तो बाय डिफॉल्ट तो वो नॉन इनलाइन, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी इनलाइन की तरह ही ट्रीट हो, यानी कि उनका कोड भी क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है। तो अब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने अगेन एल्बम क्लास के मेंबर्स को क्रिएट, डेटा मेंबर्स को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक डिफाइन किया है, ठीक है, जीरो आर्ग्यूमेंट या मैं यूं कहूँ कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिस्प्ले फंक्शन बनाया है मैंने यहाँ पर जो कि इनलाइन है, अगर आप इनलाइन कीवर्ड हटा भी दे, स्किप भी कर दे तो भी वो इनलाइन ही कहलाएगा। और इसके अलावा डिस्प्ले फंक्शन में जितने भी डेटा मेंबर्स हैं क्लास के उनकी वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवाया है। अब अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट फंक्शन की, ठीक है, तो क्योंकि मैं इस फंक्शन को मैंने क्लास के अंदर तो डिफाइन किया ही नहीं है, मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि क्लास के बाहर ये फंक्शन डिफाइन हो लेकिन इनलाइन तरीके से डिफाइन हो, यानी कि नॉन इनलाइन ना होकर ये फंक्शन इनलाइन ही रहे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन का जो सिंपली डिक्लेरेशन है और प्रोटोटाइप दोनों जगह पर इनलाइन कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनलाइन कीवर्ड ऐड करना जरूरी है। तब ये जो एक्सेप्ट फंक्शन है, ठीक है, उसको किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा सिंपली इनलाइन तरीके से, ठीक है। हालांकि कंस्ट्रक्टर भी है तो एक फंक्शन ही, ठीक है, स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो अब इस केस में एक्सेप्ट फंक्शन को मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि वो इनलाइन बेसिकली फंक्शन की इनलाइन की तरह ही ट्रीट हो, यानी कि सिंपल क्या हो, उसका कोड भी सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया कि इनलाइन फंक्शंस हम क्लास के बाहर जो भी डिफाइन कर रहे हैं वो नॉन इनलाइन फंक्शंस हैं, तो हम उनको इनलाइन बनाने के लिए इनलाइन कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो अब इसकी कोडिंग तो वही है, मैंने डेटा मेंबर्स में क्या किया है, सिंपली इनपुट लिया है, तो एल्बम का नेम, लैंग्वेज और प्राइस, इन सारे मेंबर्स का मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनपुट लिया है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ मेन से एग्जीक्यूशन की, तो यहाँ पर A1 जो सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट किया है एल्बम क्लास को यूज करने के लिए, उसके साथ में एक्सेप्ट सिंपली फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और ऐसे ही डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल होगा, ठीक है। तो दोनों के अकॉर्डिंग ये मैसेज आएगा सबसे पहले एक्सेप्ट फंक्शन के कॉल होने से पहले कि एंटर डिटेल्स, और यहाँ पर मैसेज आएगा डिटेल्स ऑफ A1 ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मैंने सिंपली यहाँ पर वैल्यू जो एक्सेप्ट की, ठीक है, वो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये कुछ वैल्यूज एल्बम का नेम, लैंग्वेज और प्राइस में इनपुट की है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिटेल्स डिस्प्ले करवाने की बात करूं तो यही डिटेल्स वापस से डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही नया था कि फंक्शन जो कि क्लास के बाहर डिफाइन है उनको इनलाइन कैसे बनाया जाए। बाकी इनलाइन टॉपिक एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। देन हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैलिडेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे वो मैंने आपको डिस्क्राइब करके समझाया था पूरा अच्छे से।
कि हम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। तरीका है, आप अलग अलग तरीके से भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए गो टू के तरीके को यूज किया था। आप चाहे तो इनफाइनाइट लूप भी यूज कर सकते हैं। और एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने जितना भी सिलेबस कवर किया है, ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उसकी एक फाइल बनाकर, डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दी है। आप लोग देख सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि टेस्ट में क्या किस तरीके से किस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग ड्राइव रो चेक कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या नया एडिशन हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रोग्राम है दैट इज 145, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर क्लास में हम कुछ सर्चिंग करें, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जैसे मैंने क्लास में कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक पर्सन क्लास को क्रिएट किया है, ठीक है, डेटा मेंबर्स मैंने नेम और एज को कंसिडर किया है। अब एग्जैक्टली मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं जो भी नेम यहाँ पर मेंशन करूँ इनपुट में, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स हमें शो हो जाए। मैंने डिटेल्स में अभी दो ही ऑप्शंस लिए हैं, नेम और एज, ठीक है। तो अगर मैं नेम इनपुट करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ पर नेम में इनपुट किया एग्जांपल, लेट्स से कि आर्यन, ठीक है, तो आर्यन जो सिंपल वर्ड है उसकी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्प्ले हो जाए। तो ऐसा कुछ काम हम यहाँ पे सर्चिंग का करने वाले हैं। और ऐसे ही कुछ जो आपके पास में क्वेश्चंस हैं क्यू बैंक में भी हैं कि आपको क्या करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टॉपिक है, वहां पर आपको देखने होंगे। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सर्चिंग के, ठीक है। सॉर्टिंग तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी थी, वैसे लास्ट ईयर का जो कंसेप्ट आप लोगों ने सी में पढ़ा था सॉर्टिंग का वो सेम है। स्ट्रक्चर के केस में आपने पढ़ी थी सॉर्टिंग, तो इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया है। मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में पर्सन नाम से क्लास बनाई है और नेम और एज दो डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट फंक्शन जो क्रिएट किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पर्सन का नेम और एज का सिंपली इनपुट लिया है। अब इनपुट लेने के बाद अगर मैं बात करूं डिस्प्ले फंक्शन की, तो डिस्प्ले फंक्शन में डेटा मेंबर्स की वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवाया है, दैट इज नेम एंड एज। अब इस केस में ऐसे ही मैंने एक सर्च फंक्शन बनाया है। इस सर्च फंक्शन को हम समझते हैं सिंपली मेन से, जब हम इसको कॉल करेंगे तब समझना है। अभी मैं अगर समझाऊंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब आगे प्रोसीड करने से पहले एक कंसेप्ट मैं और क्लियर कर दूं। आप चाहें तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग कैरेक्टर एरे, आप यहाँ पर पॉइंटर एरे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने पहले डिफाइन नहीं, पहले सिंपल एक एग्जांपल किसी ने पूछा था तब मैंने डिफाइन किया, बताया था। तो आप चाहें तो यहाँ पर नेम को एक पॉइंटर के फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। पॉइंटर एरे, जो पॉइंटर स्ट्रिंग है वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंटर स्ट्रिंग पुट करेंगे, लेट्स से कि ये तो यहाँ पर हम ऐसे ही मेंशन कर देते हैं, और मैंने यहाँ पर एक और डेटा मेंबर ले लिया, लेट्स से एड्रेस। अब इस केस में मैंने एड्रेस जो है वो सिंपल एडीडी के नाम से मेंशन किया है। तो अगर आप अपने पर्टिकुलर कोड में डेटा मेंबर्स जो डिफाइन कर रहे हैं उसमें अगर आप पॉइंटर स्ट्रिंग लेंगे तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले पॉइंटर को आप डायनेमिकली मेमोरी जरूर अलोकेट करें, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हमें पॉइंटर में क्या स्टोर करना होगा, स्ट्रिंग आगे चल के, ठीक है। तो जब आप इनपुट लेंगे तो देखें आपको कुछ ऐसा करना जरूरी होगा। सबसे पहले आप, मैंने बताया भी था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टॉपिक में कि आप क्या करें, न्यू, और पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का है, कितना एड्रेस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100 लेटर्स का या उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पर हम कितना रख लेते हैं, लेट्स से 150, ठीक है। 150 लेटर्स का एड्रेस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। और अब आप क्या करें, अब आप इस एड्रेस में इनपुट लेने का काम करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इनपुट लेंगे तो मैंने बताया था कि पॉइंटर स्ट्रिंग के साथ में काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो इस केस में ये हो सकता है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करे या प्रॉपरली बिहेव ना करे। तो अब अगर आपको इनपुट लेना है तो आप सिंपली ऐसे इनपुट ले सकते हैं कि एंटर एड्रेस ऑफ पर्सन, और यहाँ पर आ जाएगा सिंपली आपके पास में एड्रेस, और इसको अगर हम चाहें तो
रोल नंबर के पर्सन के एज से पहले इनपुट ले लेते हैं इसका, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस सेक्शन में मैंने इतना बताया कि अगर आप पॉइंटर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। बिना मेमोरी एलोकेशन के यूज मत करिएगा आप लोग इसको। ये पॉइंटर स्ट्रिंग हो गई हमारे पास में, और इसको यूज करने के लिए देखें ये स्टेटमेंट आपको मेंशन करना जरूरी होगा। पहले मेमोरी एलोकेट करें, देन उसके बाद ही आप इनपुट लेंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है, मैंने इस प्रोग्राम में सर्च फंक्शन को क्रिएट किया है। अभी सर्च फंक्शन कैसे काम करेगा इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें मेन फंक्शन की, तो देखें मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले जो पर्सन क्लास क्रिएट की है उसकी एरे क्रिएट की है, ऑब्जेक्ट्स के एरे क्रिएट की। अभी तक हमने सिंपल एरे देखा था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया, यहाँ पर भी हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को ही यूज किया है। तो P2 जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसकी एरे को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, 2 मेंबर्स की एरे है लाइक दिस, कि 0 इंडेक्स होगा उसका और फर्स्ट इंडेक्स होगा। ठीक है, 0 और 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो देखिए नेक्स्ट मैंने क्या किया है, सबसे पहले एरे में वैल्यूज का इनपुट लिया है। अभी एरे एम्प्टी है, ये तो मैंने सिर्फ डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने से पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। तो एक्सेप्ट फंक्शन जब कॉल होगा तो मैं ये मान के चल रही हूँ मैंने यहाँ पे जो इनपुट लिया है। ठीक है, तो इनपुट के केस में नेम है हमारे पास में, जैसे फर्स्ट नेम हम मान लेते हैं राहुल, और यहाँ पर और सेकंड नेम, सेकंड इंडेक्स पर जो नेम है वो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने इनपुट में मेंशन किया है ये। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग नेम्स और एज का मैंने इनपुट लिया पर्सन की, ये कुछ इस तरीके से 0 और 1 इंडेक्स पर। ठीक है, और एज का भी इनपुट लिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो 20 मैंने इनपुट लिया था और यहाँ पर 18 इनपुट लिया है मैंने एज में। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने एक्सेप्ट करवाई, तो उसके अकॉर्डिंग रैम में हमारे पास में इन ब्लॉक्स में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, देन डिस्प्ले अगर हम करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेम और पर्सन का एज जो है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन इज, और वापस से ये 2 बार वैल्यूज हमें डिस्प्ले होगी, क्यों, क्योंकि एरे है और एरे हमें पता है कि इंडेक्सेस हैं अलग अलग, तो इंडेक्सेस को हम लूप चलाकर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इनपुट लिया है, किसका इनपुट लिया है, नेम का। मुझे सर्च करना है कि मैं जो भी नेम दूं उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो सर्च होके मुझे डिस्प्ले हो जाए, उस इंडेक्स की वैल्यू सर्च होके मेरे पास में डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है nm नाम से। आगे प्रोसीड करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी इश्यू हो तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने नेम का इनपुट लिया है यूजर से। ठीक है, लेट्स से यूजर ने यहाँ पर नेम का इनपुट दिया। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले नेम का इनपुट लेने से पहले कीबोर्ड का जो बफर है उसको क्लियर किया है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं जब इनपुट ले रही हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट फंक्शन जो मैंने कॉल किया था, ठीक है, वहां पर लास्ट वैल्यू मैंने नंबर ली हो, तो इसीलिए कीबोर्ड का जो बफर है वो प्रॉपरली एम्प्टी हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कीबोर्ड के बफर को क्लियर किया है। ठीक है, और एक्सेप्ट फंक्शन में भी मैंने यही किया था। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्ट फंक्शन की, तो देखिए मैंने यहाँ पर भी सिंक मेथड को यूज किया था, क्योंकि एज का इनपुट लेने के बाद ये पर्टिकुलर फंक्शन दोबारा से कॉल होगा सेकेंड इंडेक्स के लिए। तो जब नेम का इनपुट लेगा तो उससे पहले बफर क्लियर होना जरूरी है। तो बस इतना याद रखना है कि जब हम नंबर के बाद इनपुट लेते हैं नेम का, तो कीबोर्ड का बफर एम्प्टी होना जरूरी है। नेम, आई मीन टू से स्ट्रिंग। तो अब देखें ये लास्ट जो एग्जाम्पल है इसमें नेम का इनपुट लिया, लेट्स से मैंने इनपुट में यहाँ पे वर्ड दिया राहुल। ठीक है, हमारे पास में राहुल और सोनाली का 2 नेम्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्च में नेम दे दिया लेट्स से राहुल। ठीक है,
अब देखें इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सर्च फंक्शन में मैंने इसी नेम को पास कर दिया, ठीक है। अब मैंने सर्च फंक्शन को एरे ना पास करके, आप चाहे तो एरे भी पास कर सकते हैं, फिर सर्चिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने सर्चिंग के लिए सर्च फंक्शन बनाया है, उसमें मैंने एरे ना पास करके जो इनपुट लिया, जिसका रिकॉर्ड मुझे देखना था, जो पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू मुझे सर्च करनी थी, ठीक है, मैंने नेम यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास में एरे है, ठीक है, तो एरे के हर एक इंडेक्स को 1 बाय 1 करके सर्च किया जाएगा कि कौन से इंडेक्स के नेम के साथ में ये पर्टिकुलर नेम मैच हो जाएगा। तो देखिए मैंने सर्च फंक्शन के कोड में क्या किया है। अगर मैं बात करूं सर्च फंक्शन का कोड, तो देखें वहां पर मैंने एनएम पास किया था, उसमें वर्ड पास किया राहुल, तो यहाँ पर राहुल वर्ड इस तरीके से एनएम में जाके कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर क्या किया है, इफ कंडीशन मेंशन किया है और कंपेयर फंक्शन को यूज किया है। ऐसा कंपैरिजन भी आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एरे के सबसे पहले 0th इंडेक्स के साथ ये सर्च फंक्शन कॉल किया, क्योंकि सर्च फंक्शन सिंपली क्लास का पार्ट है, तो एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू के साथ, ठीक है, यानी कि 0 इंडेक्स ये है, तो इस इंडेक्स के नेम के साथ में मैंने इस नेम को मैच करवाया। ये देखें मैंने क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया, तो मैंने बताया था डॉट लगाने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, तो मैंने नेम के साथ में इस नेम की वैल्यू को मैच किया, दोनों अगर मैच हो जाती है, प्लस मैंने ये भी चेक किया कि केस इनसेंसिटिव है वो, राहुल मैं चाहे स्मॉल लेटर्स में मेंशन करूं या चाहे कैपिटल्स में मेंशन करूं, दोनों केस में सर्च होके आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने सिंपली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवा दिया, ठीक है, जितनी बार भी ये नेम मिले उतनी बार जैसे ही ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में एंटर करे, तो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर हमें क्या करे, रिजल्ट को शो कर दे, यानी कि अब इस केस में अगर इससे मैच हो गया है तो ये डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगी। प्लस अब आप देखिए मैंने फाउंड भी यूज किया है। ये फाउंड मैंने सिर्फ इसीलिए यूज किया है कि इन केस मैंने कुछ ऐसा नेम दिया होता जो कि ना तो इस इंडेक्स से मैच होता, ना इस इंडेक्स के नेम से मैच होता, तो अब तो दिक्कत हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंने फाउंड एक वेरिएबल यूज किया था, उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फाउंड वेरिएबल को डिफाइन करना, ठीक है। मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाउंड वेरिएबल को डिफाइन किया था, ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। तो अगर जैसे ही यहाँ पर कोई भी एक मैचिंग का रिकॉर्ड मिल जाता है, तो फाउंड में मैंने प्लस प्लस करवा दिया था, नहीं मिलेगा तो फाउंड में 0 ही रहेगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे राहुल नेम दिया होता, लेकिन यहाँ पर जैसे नेम होता लता, लेट्स से, तो राहुल जो पर्टिकुलर वर्ड है वो इन दोनों में से किससे भी मैच नहीं होता, तो फाउंड में उस केस में 0 ही रहता, ठीक है, तो इसलिए मैंने फाउंड यूज किया था। तो अब इस केस में जैसे ही कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये पर्टिकुलर नेम इस पर्टिकुलर एरे के इस इंडेक्स के साथ, यानी कि 0th इंडेक्स के साथ मैच हो गया, तो यहाँ पर सिंपली आप देखें कि क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब आप एक चीज और नोटिस करिएगा, क्योंकि क्लास का ही पार्ट था ये फंक्शन, तो डेटा मेंबर्स तो हम डेफिनेटली यूज कर ही सकते हैं, ठीक है, क्लास के। और प्लस हम फंक्शंस को भी यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अगर इसके आउटपुट को देखें तो देखें ये पर्सन का नेम और एज डिस्प्ले हो गई, ठीक है। समझ आया क्या, कोई कंफ्यूजन रह गई क्या, कुछ पूछना है किसी को? और इस केस में अभी तो 0 इंडेक्स के लिए सर्चिंग चली थी, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है। लेकिन जब ये लूप सेकंड टाइम वापस से चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी सेकंड आइटरेशन में, ठीक है। तो सेकंड आइटरेशन के केस में
आई की 0 आई के 1 इंडेक्स के लिए चेक होगा, 1 इंडेक्स को वापस से इस राहुल नेम को इस पर्टिकुलर नेम के साथ मैच किया जाएगा। मैचिंग नहीं है तो रिजल्ट में ये सिंपल ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स रहेगी, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। और एट द एंड मैंने यहाँ पे चेक करवाया था कि अगर फाउंड में 0 है तो डिस्प्ले हो जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास में बात हो गई कि एरे में हम सर्च भी कैसे कर सकते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नाम से आपके पास में क्यू बैंक में एक टॉपिक है, आप लोग देखिएगा वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करने का आप ट्राई करिएगा। और कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं।